हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक विद क्लासेस। डीएनएस अध्याय 10 देखने वाले हैं हम लोग, ठीक है ना। 9 अध्याय तक ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं ऑडियो बुक। उसको आप लोग एक बार जरूर सुनिए क्योंकि रियर उसमें रिपीटेड भी बोला गया है कि जहाँ पे इम्पोर्टेंट है उस जगह पे आपके लिए काफी हेल्पफुल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जिनका नीट का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि उनका सारा रिवीजन रहता है। यदि एक बार रिवीजन कर लेंगे, एक बार सुन भी लेंगे तो और ज्यादा आपको याद रहेगा और ज्यादा चांसेस रह जाते हैं बायो में फुल मार्क्स लाने की, ठीक है। और एंट्रेंस एग्जाम की यदि प्रिपरेशन कर रहे हैं डियर, चाहे कहीं से भी हो, किसी भी स्टेट से हैं आप, तो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं। क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बीएससी नर्सिंग में, पैरामेडिकल में, एनएम जीएनएम में। तो आप लोग के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और बोर्ड एग्जाम के लिए जिनके 11 के एग्जाम अभी होंगे 11th में, क्योंकि सभी स्टेट का अलग अलग रूल है डियर, किसी में एमसीक्यूज, किसी में थ्योरी पैटर्न के साथ आता है, तो बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है, जो अभी 11 में है उनके लिए भी। तो उन सभी के लिए, क्योंकि चैप्टर सेम है डियर, नीट में यहीं से पूछता है, एंट्रेंस में भी यहीं से पूछता है क्वेश्चन, 11th में भी यहीं से पूछेगा, और क्या, थोड़ा क्वेश्चन का लेवल अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अध्याय 10 में क्या है। यदि वीडियो सच में अच्छे लग रहे हैं डियर आप लोग को, तो शेयर भी कर दें और लाइक करें, कमेंट करें कमेंट बॉक्स में, ताकि हम सारे चैप्टर कंप्लीट करवा सकें। और केमिस्ट्री की बार बार कमेंट आ रहे हैं, तो ये जो डियर है कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। तो कोशिका चक्र, सूत्री विभाजन अवस्था, और सूत्री कोशिका विभाजन का महत्व, अर्धसूत्री विभाजन, ये सारे पॉइंट हम लोग के चैप्टर के अंदर में देखना है। ठीक है, आप जानते हैं कि सभी जीव चाहे सबसे बड़ा ही क्यों ना हो, तो जीवन का प्रारंभ एक ही कोशिका से करता है, एक कोशिका से ही होता है डियर। आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कैसे एक कोशिका से इतने बड़े जीव का निर्माण होता है। वृद्धि व जनन सभी कोशिकाओं का ही नहीं, सभी सजीवों की विशेषता है। सभी कोशिकाएं दो भागों में विभाजित होकर जनन करती हैं, जिसमें प्रत्येक प्राथमिक कोशिका विभाजित होकर दो नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। ये नव निर्मित संतति कोशिकाएं स्वयं वृद्धि व विभाजन करती है, खुद अपने आप में क्या करेगी, वृद्धि हो जाएगी और बढ़ भी जाएंगी। एक प्राकृतिक कोशिका और इसकी संतति वृद्धि का विभाजन के बाद एक नई कोशिकीय जनसंख्या का निर्माण करती है। दूसरे शब्दों में, इस प्रकार की वृद्धि और विभाजन के कई चक्रों के बाद एक कोशिका से ऐसी संरचना का निर्माण होता है जिसमें कई लाख कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। कोशिका चक्र में हम देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट है। कोशिका विभाजन सभी जीवों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, ठीक है ना। एक कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए प्रतिकृति व कोशिका वृद्धि होती है। ये सभी प्रतिक्रियाएं जो हैं, जैसे कोशिका विभाजन, डीएनए प्रतिकृति और कोशिका वृद्धि, एक दूसरे के साथ क्या होता है, समायोजित होकर इस प्रकार संपन्न होती हैं कि कोशिका विभाजन सही होता है। वे संतति कोशिकाओं के, इनकी प्राथमिक कोशिकाओं वाला जीनोम होता है, क्या होता है, जीनोम होता है। घटनाओं का यह अनुक्रम जिसमें कोशिका अपने जीनोम का द्विगुण व अन्य संगठनों का संश्लेषण और तत्पश्चात विभाजित होकर दो नई संतति कोशिकाओं का क्या करता है, निर्माण करता है, ठीक है ना। क्या करता है, निर्माण करती है। इसे कोशिका चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, हम कोशिका चक्र कहते हैं। देखिए कोशिका वृद्धि यानी कोशिका द्रव्य वृद्धि के संदर्भ में एक सतत प्रक्रिया है जिसमें डीएनए का संश्लेषण वो कोशिका चक्र के किसी एक विशिष्ट अवस्था में होता है, ठीक है ना। क्या बताया यहाँ पे कि डीएनए का जो संश्लेषण हो रहा है कोशिका चक्र के किसी एक विशिष्ट अवस्था में होता है। कोशिका विभाजन के दौरान प्रतिकृति गुणसूत्र यानी डीएनए जटिल घटनाक्रम के द्वारा संतति केंद्रों में वितरित हो जाती हैं। ये सारी घटनाएं अनुवांशिक नियंत्रण के अंतर्गत होती है। क्या होती है, अनुवांशिक नियंत्रण के अंतर्गत होती हैं। नेक्स्ट है आपका कोशिका चक्र की आपका प्रावस्थाएं, ठीक है। एक प्रारूपी यानी कि यूकारियोटिक चक्र का उदाहरण मनुष्य की कोशिका के संवर्धन होता है, जो लगभग प्रत्येक 24 घंटे में विभाजित होती है। अद्यपि कोशिका चक्र की यह अवधि एक जीव से दूसरे जीव एवं कोशिका से दूसरी कोशिका प्रारूप के लिए बदल सकती है। उदाहरण के लिए इष्ट के कोशिका चक्र के पूर्ण होने में लगभग 90 मिनट लगते हैं। देखिए डियर, क्या बताया कि इष्ट के कोशिका चक्र के पूर्ण होने में कम से कम कितना मिनट लगता है, 90 मिनट लगता है। कोशिका चक्र की दो मूल प्रावस्थाएं होती हैं, अंतरावस्था एवं एम प्रावस्था, यानी कि इंटरफेज, और क्या होता है, माइटोसिस फेज, दोनों।
देखिएगा एम फेज जो होता है, एम अवस्था उस अवस्था को व्यक्त करता है जिसमें वास्तव में यानी कि सूत्री विभाजन कहें उसको हम, कोशिका विभाजन या समसूत्री विभाजन होता है। वास्तव में कोशिका विभाजन हो या समसूत्री विभाजन हो, अंतरावस्था दो कर्मिक एवं अप्रस्थाओं के बीच की प्रावस्था को व्यक्त करता है। अंतरावस्था क्या करता है डियर, कि दो क्रमिक एवं एम प्रावस्थाओं के बीच की प्रावस्था को क्या करता है, व्यक्त करता है। ध्यान देने योग्य महत्व की बात है कि मनुष्य की कोशिका की औसतन अवधि 24 घंटे की कोशिका चक्र में आपका कोशिका विभाजन सिर्फ लगभग 1 घंटे में पूर्ण हो जाता है। ठीक है, क्या बताया है कि ये हमारे मनुष्य की कोशिका की औसत अवधि पूछता है, तो 24 घंटे की कोशिका चक्र में कोशिका विभाजन सिर्फ लगभग 1 घंटे में ही हो जाता है, जिसमें कोशिका चक्र की कुल अवधि 95% से अधिक की अवधि अंतरावस्था में ही व्यतीत होती है। देखिए, जिसमें कोशिका चक्र की जो कोशिका चक्र होता है डियर, उसकी कुल अवधि यदि आपका पूछा जाए तो आपका क्या हो रहा है, 95% से अधिक की अवधि क्या होता है, अंतरावस्था में ही व्यतीत होती है, यानी कि इंटरफेज में ही व्यतीत हो जाती है। एवं देखिएगा, एम प्रावस्था कारारंभ केंद्र के विभाजन यानी कि कैरियोकाइनेसिस से होता है। किससे होता है, केंद्र के विभाजन या फिर कैरियोकाइनेसिस से होता है, जो संगत संगति गुणसूत्र के पृथक्करण यानी सूत्री विभाजन के समतुल्य होता है। और इसका कोशिका दर अंतः कोशिका दर विभाजन साइटोकाइनेसिस के साथ होता है। देखिए यहाँ पे क्या बताया कि कैरियोकाइनेसिस से होगा आपका किसका, एम प्रावस्था का आरंभ, जो संगत संगति गुणसूत्र के पृथक्करण यानी सूत्री विभाजन के समतुल्य होते हैं। और इसका अंतर कोशिका दर विभाजन जो होगा साइटोकाइनेसिस के साथ होगा। अंतरावस्था को या विश्राम प्रावस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतरावस्था को हम विश्राम प्रावस्था भी कहते हैं। यह वह प्रावस्था है जिसमें कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती हैं तथा इस दौरान क्रमबद्ध तरीके से कोशिका वृद्धि में व डीएनए का प्रतीकीकरण दोनों होते हैं। देखिएगा, अंतरावस्था को 3 प्रावस्थाओं में विभाजित किया गया है। इसको इंटरफेज को, है ना, इंटरफेजी अंतरावस्था। यहाँ पे देखिएगा कौन कौन सा है। फर्स्ट सूत्रीय अंतराल प्रावस्था में G1 फेज है, एस फेज है और G2 फेज है। ठीक है, तो फर्स्ट सूत्रीय अंतराल प्रावस्था यानी कि G1 फेज समसूत्रीय विभाजन एवं डीएनए प्रतिकीर्ण के बीच अंतराल को प्रदर्शित करती है। क्या करती है, समसूत्रीय विभाजन एवं डीएनए प्रतिकृति किरण के बीच अंतराल को प्रदर्शित करता है। G1 प्रावस्था में कोशिका उपाचयी रूप से सक्रिय होती है एवं लगातार वृद्धि करती है। ठीक है, जीवन जो प्रावस्था में कोशिका जो उपापचयी रूप से सक्रिय होता है और लगातार ये वृद्धि करते रहता है, परंतु इसका डीएनए प्रतिकृति नहीं होता। इस फेज या संश्लेषण प्रावस्था के दौरान डीएनए का निर्माण एवं इसकी प्रतिकृति होती है। इस दौरान डीएनए की मात्रा दोगुनी हो जाती है। यदि डीएनए की प्रारंभिक मात्रा को 2C से चिन्हित किया जाए तो यह बढ़कर 4C हो जाती है। यद्यपि गुणसूत्र की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होती है, तो यदि जीवन प्रावस्था में कोशिका द्विगुणित या 2n गुणसूत्र है तो एस प्रावस्था के बाद भी इसकी संख्या वही रहती है। जीवन अवस्था में अर्थात 2n होगी। प्राणी कोशिका में यस प्रावस्था के दौरान केंद्रक में डीएनए जैसे ही प्रतिकीर्ण प्रारंभ होता है, वैसे ही कारक केंद्रक कोशिका दरों में प्रतिकीर्ण होने लगता है। कोशिका वृद्धि के साथ सूत्री विभाजन हेतु G2 प्रावस्था के दौरान प्रोटीन का निर्माण होता है। क्या होता है, G2 प्रावस्था के दौरान किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रौढ़ प्राणियों में कुछ कोशिकाएं विभाजित नहीं होती है, जैसे हृदय कोशिका। प्रौढ़ प्राणियों की बात कर रहा है, उसमें क्या होता है, कोशिका विभाजित नहीं होता है, जिसमें से हमारा क्या है, हृदय कोशिका। और अनेक दूसरी कोशिकाएं अदा कदा विभाजित होती है। ऐसा तभी होता है जब क्षतिग्रस्त या मृत कोशिकाओं को बदलने की आवश्यकता होती है। जो क्षति कोशिका या मृत कोशिकाएं हैं उसको बदलने की आवश्यकता होती है। ये कोशिकाएं जो आगे विभाजित नहीं होती, जीवन अवस्था से निकलकर निष्क्रिय अवस्था में पहुंच जाती है, जिसे कोशिका चक्र की शांत अवस्था यानी आपका जीनोड कहते हैं, है ना। इस अवस्था की कोशिका उपापचयी रूप से सक्रिय होती है, लेकिन यह विभाजित नहीं होती है। इनका विभाजन जीव की आवश्यकता अनुसार किया जा सकता होता है। प्राणियों में सूत्री विभाजन केवल द्विगुणित कार्य कोशिकाओं में ही दिखाई देता है। क्या बताया कि प्राणियों में सूत्री विभाजन केवल द्विगुणित कायिक कोशिकाओं में ही दिखाई देता है। इसमें कुछ अपवाद है जहाँ हैप्लॉइड क्या होता है, हैप्लॉइड अगुणित कोशिकाएं समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती हैं। उदाहरण के लिए नर मधुमक्खियां। क्लियर, इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इसके विपरीत पादपों में सूत्री विभाजन अगुणित एवं द्विगुणित दोनों कोशिकाओं में दिखाई देता है। पादपों में पीढ़ी एकांतरण यानी कि अध्याय 3 के उदाहरण को याद करते हुए पादप जातियों और अवस्थाओं की पहचान करें।
जिनमें अगुणित कोशिकाओं में सूत्रीय विभाजन दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट आपका 10.2 में सूत्री विभाजन अवस्था यानी कि एम प्रावस्था है ना। यह कोशिका चक्र की सर्वाधिक नाटकीय अवस्था होती है। सर्वा- सर्वाधिक नाटकीय अवस्था होती है जिसमें कोशिका के सभी घटकों का विरुद्ध पुनर्गठन होता है। जनक जो आपका संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या बराबर होती है, इसलिए इसे सम विभाजन कहते हैं। सुविधा के लिए सूत्री विभाजन को केंद्रक विभाजन की 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। कैरियोकाइनेसिस यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि कोशिका विभाजन एक प्रगतिशील प्रक्रिया है और इसकी विभाजन अवस्थाओं के बीच स्पष्ट रूप से विभाजन करना मुश्किल है। कैरियोकाइनेसिस को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज या टीलोफेज। किसको? पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पैचावस्था और अंतरावस्था। ठीक है, तो फर्स्ट में हम लोग क्या देखेंगे? पूर्वावस्था। अंतरावस्था की एस व तो इसमें पूर्वावस्था में देखेंगे डियर सबसे पहले कि अंतरावस्था की एस व एस जी टू अवस्था के बाद पूर्वावस्था कैरियोकाइनेसिस का पहला पड़ाव है। एस व जी टू अवस्था में डीएनए के नए सूत्र बन जाते हैं। नए सूत्र बन तो जाते हैं लेकिन आपस में गूथे होने के कारण स्पष्ट नहीं होते। गुणसूत्रीय पदार्थ के संघनन का प्रारंभ ही पूर्वावस्था की पहचान है। गुणसूत्रीय संघनन की प्रक्रिया के दौरान गुणसूत्रीय द्रव स्पष्ट होने लगते हैं। तारक क्या हुआ? तारक केंद्र जिसका अंतरावस्था की एस प्रावस्था के दौरान द्विगुणक हुआ था, अब कोशिका के विपरीत ध्रुवों की चलना प्रारंभ कर देता है। पूर्वावस्था के पूर्ण होने के दौरान जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं उनकी निम्न विशेषताएं हैं। गुणसूत्र द्रव संगठित होकर ठोस गुणसूत्र बन जाता है। गुणसूत्र 2 अर्ध गुणसूत्रों से बना होता है जो आपस में सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं। अंतरावस्था के समय जिस तरह तारकाई का द्विगुण हुआ है वह कोशिका में विपरीत ध्रुव की ओर जाने लगता है और प्रत्येक तारकाई सूक्ष्म नलिकाओं के विकृत करता है जिसे तारक या एस्टर कहते हैं। ये तंतु तारक मिलकर समसूत्री विभाजन यंत्र बनाते हैं। पूर्वावस्था के अंत मध्य कोशिका सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है तो इसमें ग्वाल्जी का अंतर्द्रवी नालिका केंद्रिका व केंद्रक आवरण दिखाई नहीं देता है। दूसरा में मध्यावस्था। केंद्रक आवरण के पूर्ण रूप से विघटित होने के साथ समसूत्री विभाजन की द्वितीय अवस्था प्रारंभ होती है। इसमें गुणसूत्र कोशिका की कोशिका द्रव में फैल जाते हैं। इस अवस्था तक गुणसूत्रों का संघनन पूर्ण हो जाता है और सूक्ष्मदर्शी से देखने पर यह स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देने लगते हैं। यही वह अवस्था है जो गुणसूत्रों का आकृति का अध्ययन बहुत ही सरल तरीके से किया जा सकता है। मध्य अवस्था गुणसूत्र 2 संततीय अर्ध गुणसूत्रों से बना है। क्या है? ये जो मध्य अवस्था है गुणसूत्र 2 संततीय अर्ध गुणसूत्रों से बना होता है जो आपस में गुणसूत्रों से जुड़े होते हैं। गुणसूत्र बिंदु के सतह पर एक छोटा सा बीम आकार की संरचना मिलती है जिसे काइनेटोकोर कहते हैं। सूक्ष्म नलिकाओं से बने हुए तंतु का तंतु के जुड़ने का स्थान ये संरचनाएं काइनेटोकोर है जो दूसरी ओर कोशिका के केंद्र स्थित गुणसूत्र से जुड़े होते हैं। मध्य अवस्था में सभी गुणसूत्र मध्य रेखा पर आकर स्थित रहते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र का एक अर्ध गुणसूत्र एक ध्रुव तंतु 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 द्वारा अपने काइनेटोकोर के द्वारा जुड़ जाता है। वहीं इसका संतति अर्ध गुणसूत्र तंतु तंतु द्वारा अपने काइनेटोकोर से विपरीत ध्रुव से जुड़ा होता है जो कि 10.2 में आपका दिया गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे आपका बा में ये वाला आपका मध्य अवस्था में जिस तरह तल पर गुणसूत्र पंक्तिबद्ध हो जाती है उसे हम मध्य अवस्था पट्टिका कहते हैं। इस अवस्था की मुख्य विशेषताएं निम्नवत है जैसे कि तंकु तंतु तंकु तंतु गुणसूत्र के काइनेटोकोर से जुड़े रहते हैं। गुणसूत्र मध्य रेखा की ओर जाकर मध्य अवस्था की पुटिका पर पंक्तिबद्ध होकर ध्रुवों से तंकु तंतु से जुड़ जाते हैं। और तीसरा में देखिएगा पश्चवास्ता। क्या है पश्चवास्ता? ये पश्चवास्ता के प्रारंभ में मध्य अवस्था पट्टिका पर आए प्रत्येक गुणसूत्र का एक साथ अलग होने लगते हैं। इसे संतति अर्ध गुणसूत्र कहते हैं जो कोशिका विभाजन के बाद बनने वाले नए संतति केंद्र का गुणसूत्र बनेंगे। वे विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। जब प्रत्येक गुणसूत्र मध्यांश पट्टिका से काफी दूर जाने लगता है तब प्रत्येक का गुणसूत्रीय बिंदु दूर ध्रुव की ओर होता है। गुणसूत्रों को ध्रुव की ओर जाने का नेतृत्व करते साथ ही गुणसूत्र की भुजाएं पीछे आती हैं जो कि पार्श्ववास्ता की निम्न विशेषताएं हैं। गुणसूत्र बिंदु विखंडित होते हैं। अर्ध गुणसूत्र अलग होने लगते हैं। अर्ध गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। तीसरा दिन नेक्स्ट आपका अंत्यावस्था। सूत्र विभाजन के अंतिम अवस्था के प्रारंभ में अंत्यावस्था गुणसूत्र जो कर्मानुसार अपने ध्रुवों पर चले गए हैं असंगठित होकर अपनी संपूर्णता को खो देते हैं। क्या करते हैं? असंगठित होकर अपने जो भी संपूर्णता होती है उसको खो देते हैं। एकल गुणसूत्र दिखाई नहीं देता है। अर्ध गुणसूत्र दोनों ध्रुवों की तरफ एक समूह के रूप एकत्रित हो जाते हैं और इस अवस्था के मुख्य घटनाएं निम्नवत है। गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर एकत्रित हो जाते हैं।
और इनकी पृथक पहचान समाप्त हो जाती है। गुणसूत्र समूह के चारों ओर केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है। केंद्रिका, गोल्जी का आंध्र आपका आंध्रदैर्घ्य जालिका और पूर्ण निर्माण हो जाता है। ये सब इंपॉर्टेंट है डियर। कोशिका दर विभाजन यानी कि साइटोकाइनेसिस। ठीक है। सूत्रीय विभाजन के दौरान द्विगुणित गुणसूत्रों का संतति केंद्रों में संपृक्तिकरण होता है, जिसे केंद्रक विभाजन या कार्योकाइनेसिस कहते हैं। कुंद्रिका विभाजन जो कोशिका विभाजन संपन्न होने के अंत में कोशिका समूह में एक अलग प्रक्रिया द्वारा दो संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। इस प्रक्रिया को कोशिका दर विभाजन कहते हैं। प्राणी कोशिका का विभाजन जीव द्रव काला में एक खांच बनने से संपन्न होता है। खांचों के लगातार गहरा होने व अंत में केंद्र में आपस से मिलने से कोशिका दर दो भागों में बढ़ जाता है। यद्यपि पादप कोशिकाएं जो अपेक्षाकृत अप्रसारणी कोशिका भित्ति से गिरी होती है, अतः इनमें कोशिका दर विभाजन दूसरी भिन्न प्रक्रियाओं द्वारा संपन्न होता है। पादप कोशिकाओं में नई कोशिका भिन्न भित्ति निर्माण कोशिका के केंद्र से शुरू होकर बाहर की ओर पूर्व स्थित पार्श्व कोशिका भित्ति से जुड़ जाता है। नई कोशिका भित्ति निर्माण एक साधारण पूर्वगामी रचना से प्रारंभ होता है, जिसे कोशिका पट्टिका कहते हैं, जो दो सन्निकट कोशिकाओं के भित्तियों के बीच मध्य पट्टिका को दर्शाती है। कोशिका दर विभाजन के समय कोशिका अंगक जैसे सूत्रकनिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया व प्लास्टिड लवक का दो संतति कोशिकाओं में वितरण हो जाता है। कुछ जीवों में केंद्रक विभाजन के साथ कोशिका दर का विभाजन नहीं हो पाता है। इसके परिणाम स्वरूप एक कोशिका में कई केंद्रक बन जाते हैं। ऐसे बहुकेंद्रिकी कोशिका को संघ कोशिका कहते हैं। उदाहरण में नारियल का सरल भ्रूणपोष। नेक्स्ट, सूत्री कोशिका विभाजन का महत्व। सूत्री विभाजन या मध्यवर्ती विभाजन केवल द्विगुणित कोशिकाओं में होता है। यद्यपि कुछ निम्न श्रेणी के पादपों एवं सामाजिक कीटों में अगुणित कोशिकाएं भी सूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती है। तो सूत्री विभाजन के एक प्राणी के जीवन में क्या महत्व है, इसको समझना काफी आवश्यक है। आप जानते हैं, कैसे उदाहरण जानते हैं जहां आपने अगुणित व द्विगुणित कीटों के बारे में पढ़ा हो। इस विभाजन से बनने वाले द्विगुणित संतति कोशिकाएं साधारणतः समान आनुवांशिक अवयव वाली होती हैं। बहुकोशिकीय जीवधारियों की वृद्धि सूत्री विभाजन के कारण होती है। कोशिका वृद्धि के परिणाम स्वरूप केंद्रक व कोशिका द्रव्य के बीच का अनुपात अवस्थित हो जाता है। इसलिए एक आवश्यक हो जाता है कि कोशिका विभाजित होकर केंद्रीय कोशिका द्रव्य अनुपात को बनाए रखे। सूत्री विभाजन का एक महत्वपूर्ण योगदान है या इसके कोशिका द्वारा कोशिका की मरम्मत होती है। इसके द्वारा कोशिका की मरम्मत होती है। अधिचर्म की ऊपरी सतह की कोशिकाएं, आहार नाल की भीतरी सतह की कोशिकाएं एवं रक्त कोशिकाएं निरंतर प्रतिस्थापित होती रहती है। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा अर्धसूत्री विभाजन। लैंगिक प्रजनन द्वारा संतति के निर्माण में दो युग्मकों का संयोजन होता है। इनमें अगुणित गुणसूत्रों का एक समूह होता है। युग्मक का निर्माण विशिष्ट द्विगुणित कोशिकाओं से होता है। यह विशेष प्रकार का कोशिका विभाजन है जिसके द्वारा बनने वाली अगुणित संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। इस प्रकार के विभाजन को अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। लैंगिक जनन करने वाले जीवधारियों के जीवन चक्र में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित अवस्था उत्पन्न होती है एवं निषेचन द्वारा द्विगुणित अवस्था पुनः स्थापित होती है। पादपों एवं प्राणियों में युग्मक जनक ने के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है। किसके दौरान? युग्मक जनन के दौरान, जिसके परिणाम स्वरूप अगुणित युग्मक जो उत्पन्न होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन की मुख्य विशेषताएं निम्नवत है, जैसे कि अर्धसूत्री विभाजन के दौरान केंद्र कोशिका विभाजन के दो अनुक्रमिक चक्र संपन्न होते हैं, जिसे अर्धसूत्री 1 अर्धसूत्री 2 कहते हैं। इस विभाजन में डीएनए प्रतिकृति का सिर्फ एक ही चरण पूर्ण होता है। ऐसा अवस्था में पैतृक गुणसूत्र के प्रतिकृति के साथ समान संतति अर्ध गुणसूत्र के बनने के बाद अर्धसूत्र एक अवस्था में प्रारंभ होती है। अर्धसूत्र 2 में देखिएगा विभाजन से समाजत गुणसूत्रों का युगलन का पूर्णयोजन होता है। नेक्स्ट हमारा अर्धसूत्र 2 के अंत में 4 अवगुणित कोशिकाएं बनती है। अर्धसूत्री विभाजन को निम्न अवस्थाओं में वर्गीकृत किया गया है। अर्धसूत्री 1 को पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पाश्चावस्था, अंत्यावस्था। इसमें भी आपका सेम है, आपका अर्धसूत्र 2 में दोनों पूर्णावस्था। आपका देखिएगा इसमें मध्यावस्था, पाश्चावस्था, अंत्यावस्था। नेक्स्ट हमारा है अर्धसूत्री विभाजन 1। इसमें देखिएगा पूर्वावस्था 1 में अर्धसूत्री विभाजन 1 की पूर्वावस्था की तुलना समसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था से की जाए तो अधिक लंबी व जटिल होती है। क्या बताया कि पूर्वावस्था की तुलना समसूत्री विभाजन से अधिक पूर्वावस्था से की जाए तो इसकी अधिक लंबी व जटिल होती है। गुणसूत्रों के व्यवहार के आधार पर इसे 5 प्रस्थाओं में उप विभाजित किया गया है। पहला तनुपट यानी कि लैप्टोटीन, दूसरा युग्म पट यानी कि जाइगोटीन, तीसरा मस्थूल पट यानी कि पैकेटीन, चौथा में है द्विपट जिसमें डिप्लोटीन, वह आपका पारगतिक्रम
यानी आपका देखिएगा डाइकाइनेसिस। साधारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर तनुपट और लिप्टोटीन अवस्था के दौरान गुणसूत्र धीरे धीरे स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। गुणसूत्र का सहनन यानी कि देखिएगा कॉम्पेक्शन पूरी तनुपट अवस्था के दौरान जारी रहता है। इसके उपरांत पूर्वावस्था एक का द्वितीय चरण प्रारंभ होता है, जिसे युग्मपट कहते हैं। इस अवस्था के दौरान गुणसूत्रों का आपस में युग्मक प्रारंभ हो जाता है और इस प्रकार की समवस्था को आपका सूत्र युग्मन कहते हैं। युग्मपट यानी कि जाइगोटिन इस प्रकार के गुणसूत्रों के युग्मों को समाजत गुणसूत्र कहते हैं। इस अवस्था को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मलेखी दर्शाता है कि गुणसूत्र आपका सूत्र युग्मन के साथ एक जटिल संरचना का निर्माण होता है, जिसे हम सिनेप्टोनिमल समृद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्टोनिमल समृद्ध आपका समृश कहते हैं। जिस समृश का निर्माण एक जोड़ी आपका सूत्र युग्मित समाजात गुणसूत्रों से द्वारा होता है, उसे हम युगली यानी कि बाइवैलेंट अथवा या फिर तुस्क यानी कि टेट्राड कहते हैं। यद्यपि ये अगली अवस्था में अधिक स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं, तो पूर्ण अवस्था की वह उपयुक्त दोनों अवस्था में स्थूलपट यानी कि पैकेटिन अवस्था में अपेक्षाकृत कम अवधि की होती है। इस अवस्था के दौरान प्रत्येक युगली गुणसूत्र के 4 अर्ध गुणसूत्र आपका चतुष्क के रूप में स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। इस अवस्था को पूर्ण योजन ग्रंथिकाएं दिखाई देने लगती हैं। यहाँ पर समजात गुणसूत्रों के अंतःग्रहण अर्ध गुणसूत्रों के बीच विनिमय क्रॉसिंग ओवर होता है। विनिमय दो समजात गुणसूत्रों के बीच अनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान कार्य के कारण होता है। विनिमय एंजाइम द्वारा नियंत्रित प्रक्रिया है। वे एंजाइम इस प्रक्रिया में भाग लेता है, जिसे हम रिकाइबिनेज कहते हैं। दो गुणसूत्रों में अनुवांशिक पदार्थों का पुनर्योजन जीन विनिमय द्वारा अग्रसर होता है। समजात गुणसूत्रों के बीच पूर्ण योजन स्थूलपट अवस्था के अंत तक पूर्ण होता जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विनिमय स्थल पर गुणसूत्र जुड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। द्विपट यानी कि डिप्लोटिन के प्रारंभ का सिनेप्टोनिमल आपका समृद्ध का विघटन हो जाता है और युगली के समजात गुणसूत्र विनिमय बिंदु के अतिरिक्त एक दूसरे से अलग होने का लगते हैं। विनिमय बिंदु पर एक्स आकार की संरचना को आपका काइजोमेटा कहते हैं। कुछ कशेरुकी प्राणियों के अंडकों में द्विपट महीनों या वर्षों के बाद समाप्त होती है। अर्धसूत्री पूर्वावस्था 1 की अंतिम अवस्था देखिएगा पारगतिकर्म यानी कि डाइकेनेसिस कहलाती है, जिसमें आपका काइजोमेटा का पांति भवन होता है हो जाता है, जिसमें आपका काइजोमेटा का अंत होने लगता है और इस अवस्था को गुणसूत्र पूर्णतः संगठित हो जाते हैं। वह तंतु तंतु एकत्रित होकर समाजत गुणसूत्रों को अलग करने में सहयोग प्रदान करते हैं। पारगम पारगतिकर्म के अंत तक केंद्रिका अदृश्य हो जाती है और केंद्रक आवरण झिल्ली को विघटित होकर पारगतिकर्म मध्य अवस्था की ओर पारगमन की निरूपित करता है। मध्य अवस्था 1 में देखेंगे कि युगली गुणसूत्र मध्य रेखा पट्टिका पर व्यवस्थित हो जाते हैं और विपरीत ध्रुवों के तंतु का कतरकु तंतु सूक्ष्म नलिकाएं समाजत गुणसूत्र के जोड़े के काइनेटोकोर से चिपक जाती है। पश्चावस्था 1 में समजात गुणसूत्र पृथक हो जाते हैं, जबकि असंतति अर्ध गुणसूत्र गुणसूत्रीय बिंदु से जुड़े रहते हैं। 1 में देखिएगा इस अवस्था में केंद्रक आवरण व केंद्रक पुनः स्पष्ट होने लगते हैं। कोशिका दर विभाजन शुरू हो जाता है और कोशिका की इस अवस्था को कोशिका दिक् कहते हैं। यद्यपि बहुत से मामलों में गुणसूत्र का कुछ खितराव हो जाता है, जबकि अंतरावस्था केंद्रक में पूर्णतया पहली अवस्था में नहीं मिलते हैं। दो अर्धसूत्री विभाजन के बीच अवस्था को अंतरावस्था यानी इंटरकाइनोसिस कहते हैं और यह समानता कम के समय के लिए होता है। इसमें डीएनए का द्विगुण नहीं होता है। उसके बाद पूर्वावस्था सेकेंड आती है और पूर्वावस्था 1 से काफी सरल हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन 2 में अर्धसूत्री विभाजन 2 गुणसूत्र के पूर्ण लंबा होने के पहले कोशिका दर विभाजन के तत्काल बाद प्रारंभ होता है। क्या बताया कि अर्धसूत्री विभाजन 2 जो है गुणसूत्र के पूर्ण यानी उससे पहले लंबा होने के पहले वह कोशिका दर विभाजन के तत्काल बाद प्रारंभ होती है। अर्धसूत्री विभाजन एक विपरीत अर्धसूत्री विभाजन 2 समान सूत्री विभाजन के समान होता है। पूर्वावस्था 2 के अंत तक केंद्रक आवरण अदृश्य हो जाता है। गुणसूत्र पुनः संघनित हो जाता है। मध्य अवस्था 2 में देखिएगा इस अवस्था में गुणसूत्र मध्यांश पर पंक्तिबद्ध हो जाती है, पंक्तिबद्ध हो जाते हैं, ठीक है ना, पंक्तिबद्ध हो जाते हैं और विपरीत ध्रुवों पर आपका तर्कु तंतु की सूक्ष्म नालिकाएं इनके संतति अर्ध गुणसूत्र के कैनेटोकोर से चिपक जाती हैं। पश्चावस्था 2 में इस अवस्था में गुणसूत्र बिंदु अलग हो जाते हैं और इनमें जुड़े संतति अर्ध गुणसूत्र कैनेटोकोर से जुड़ी हुई सूक्ष्म नलिकाओं के छोटे होने से कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। अंत्य अवस्था 3 में देखिएगा 2 में देखिएगा यह अवस्था अर्धसूत्री विभाजन की अंतिम अवस्था है, जिसमें गुणसूत्रों को दो समूह पुनः केंद्रक आवरण द्वारा घिरा होता है। कोशिका दर विभाजन के उपरांत 4 अवगुणित संतति कोशिकाओं का कोशिका आपका अच्छा टूस्ट तय बन जाता है।
अर्धसूत्रीय विभाजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लैंगिक जनन करने वाले जीवों की प्रत्येक जाति में विशिष्ट गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी संरचित हो रहती है। यद्यपि विरोधाभासी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप गुणसूत्रों की यह संख्या आधी हो जाती है। इसके द्वारा जीवधारियों की जनसंख्या में एक जीवधारियों में जीवधारियों की जनसंख्या में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवांशिक भिन्नताएं बढ़ती जाती है। विकास प्रक्रिया के लिए ये भिन्नताएं अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये थी क्लास डियर आज की। तो आई होप कि मेरे वीडियो आपको समझ में आए होंगे। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा डियर, और कमेंट कीजिएगा यदि किसी तरह के कंफ्यूजन और क्वेरी हो तो। यदि आप लोग को इसमें और किसी तरह का सुधार करना और किसी तरह का चेंज करना है तो जरूर कमेंट करें। तो नेक्स्ट वीडियो फिर मिलेगा नेक्स्ट चैप्टर के साथ डियर। तो आप लोग चैनल पे बने रहें, और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और जल्दी जल्दी कंप्लीट करवा देंगे डियर। उसके बाद मैं सोच रही हूँ केमिस्ट्री की 11 क्लास की थोड़ा बहुत मैं करवा दूँ, जिसमें पूरा हिंदी अच्छे से आ जाए प्रॉपर वे में। उस चैप्टर को मैं करवा दूंगी। उसमें 3 पार्ट है ना, फिजिकल, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मैं देखती हूँ कौन सा अच्छे से करवा सकती हूँ उसमें। थैंक यू।